सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। DST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। A nation's culture resides in the hearts and in the soul of its people. My India, my pride. Hello students of class 10th. Welcome to the English class. Let's start this class. और चलिए देखते हैं इंडियन लाइफ के डिफरेंट पहलुओं को। सोचिए, अगर अब्दुल के हाथ में हो होली के रंग और मुकुल की फेवरेट हो सेवैयाँ, गुरप्रीत को जाना हो चर्च और पीटर को हो मत्था टेकना, है ना बिल्कुल अमेजिंग कॉन्सेप्ट। जी हाँ, हम हैं भारतीय और यही है हमारी संस्कृति, जिसमें डिफरेंट कास्ट, क्रीड और कलर, रिलीजन के लोग साथ में कैंडल जलाते हैं और दिया जलाते हैं। यही है हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसी से जुड़ा है हमारा आज का टॉपिक, द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। इन टुडेज क्लास we will read a chapter, The Unity of Indian Culture, written by हुमायूं कबीर। उन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी में एक स्पीच दिया था, ये उसका अडेप्टेड वर्जन है। The lecture focuses on the glorious past of India's culture and its rich heritage। और आज का हमारा टारगेट लैंग्वेज होगा फ्रेज। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, written by Humayun Kabir. Till recently, the Aryans were regarded as the earlier invaders of the land. यानी अब तक आर्यंस को ही इस लैंड का इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी माना गया है। Till recently मतलब हाल तक। It was thought that they came to a country which were uncivilized and barbarian। ये ऐसी कंट्री थी जो लोग मानते हैं कि वो अनसिविलाइज थी और अनकल्चर्ड थी, बट ये कितना सही है उसे आगे देखते हैं। इट वॉज थॉट दैट दे केम टू अ कंट्री विच वॉज अनसिविलाइज्ड एंड बारबेरियन, बट मॉडर्न रिसर्च हैज़ प्रूव्ड दैट देयर वर इन्वेडर्स even before the Aryans poured into this land. They had evolved civilization higher than that of the Aryans hordes who came in their wake. ये आर्यंस यूरोप से आए। यूरोप से क्यों आए? ये इन्होंने इंडिया पे या हमारे देश पे आक्रमण किया। ये समझ रहे हैं कि इन्होंने जब आक्रमण किया तो इन्होंने हमारी कंट्री को बनाया सिविलाइज्ड और कल्चर्ड, बट आगे देखेंगे हम लोग कि ये इनकी भूल थी। और हमारे जितने रिसर्च स्कॉलर्स जो ने इस बात को प्रूव किया है, ये कंट्री ऑलरेडी सिविलाइज थी, बट आर्यंस इस बात से अनअवेयर थे। उन्हें बिल्कुल भी इस बात का आइडिया नहीं था कि वो एक ऐसी कंट्री में आ रहे हैं जो ऑलरेडी सिविलाइज्ड है। शायद वो इतनी फ्लोरिश्ड ना हो,
बट जब कोई आक्रमणकारी आपके देश में आता है इन्वेट करने के लिए, तो वो साथ में लाता है ढेर सारा कल्चर। वो अपनी संस्कृति लेकर आते हैं और जिस देश में वो आए हैं उनकी संस्कृति भी उन्हें मिलती है। सो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जब आर्यंस यहाँ इन्वेट करने के लिए आए तो उन्हें कैसे लगा कि ये देश जो है वो अनसिविलाइज्ड है या बारबेरियन है, यानी अनकल्चर्ड है। आगे पढ़ते हैं। These pre-Aryans had displaced still earlier people and built up new civilization। यानी आर्यन से पहले भी जो लोग आए थे उन्होंने भी न्यू सिविलाइजेशन बिल्टअप किया था, which has astonished modern scholars by its extent and depth। यानी जो पहले इसका कल्चर था वो कहीं ज़्यादा बेटर था। यानी आर्यंस के आने से पहले ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से अनकल्चर्ड था या अनसिविलाइज था। ये सिर्फ एक उनका नोशन हो सकता है कि उन्हें लगा कि ये अनकल्चर्ड है, लेकिन प्री आर्यंस का जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन था, वो कहीं बेटर था। किससे बेटर था? आर्यंस से बेटर था। द आर्यंस invasion repeated the process and led to fresh infusion of the old with the new। यानी जब आर्यन आए सो वो इन्फ्यूजन क्या होता है? मिक्स हो जाना, यानी जहाँ पे दो कल्चर मिक्स होते हैं। सो उन्होंने क्या किया? ओल्ड सिविलाइजेशन में एक न्यू सिविलाइजेशन को मिक्स किया, इन्फ्यूज़ किया। अब देखो जैसे पुराने गाने हम लोग सुनते हैं और आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, उन्हीं पुराने गानों को रीमिक्स की तरह करते हैं, यानी ओल्ड में न्यू का मिक्सचर। सो जब आर्यंस आए और जो हमारी पुरानी संस्कृति थी उसमें भी आकर उन्होंने अपना भी थोड़ा कल्चर ऐड किया, मिक्स किया, और फिर उन्होंने ये कहा कि ये कंट्री अनसिविलाइज थी, इसे हमने सिविलाइज्ड बनाया। बट हिस्ट्री कहती है या रिसर्च स्कॉलर्स ने ये प्रूव किया है कि ये कंट्री पहले भी बहुत सिविलाइज थी, बल्कि फार बेटर थी, और आर्यंस ने आकर सिर्फ उस ओल्ड वर्जन को न्यू के साथ मिक्सअप किया, यानी पुरानी जो सभ्यता थी उसमें नए सभ्यता को सिर्फ मिलाने का काम किया। दिस कंटिन्यूड with the successive inroads of fighting races who came to conquer but remained to lose themselves in the Indian racial cauldron। अब कॉल्ड्रॉन क्या है? कॉल्ड्रॉन एक हांडी को कहते हैं। हांडी समझ में आता है, जो चीज़ें उसमें पकती हैं। सो रेशियल कॉल्ड्रॉन क्या हो गया कि हर तरह के लोग, जो हर जाति के लोग एक जगह वो रहा करते थे, और जब एक हांडी में अगर कोई चीज़ पक रही, उसमें आप कुछ डाल देते हो, वो क्या होता है? उसी हांडी में वो मिक्स हो जाता है। सो जो वो आए वो तो ये सोच कर आए कि भाई हम तो इन्वेडर्स हैं, हमने आक्रमण किया और हमने उस देश को जीत लिया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में वो मिक्स हो रहे थे। यानी जो हमारे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर का जो कॉल्ड्रॉन था, वो जो हांडी थी, उसमें वो मिक्स हो रहे थे, और मिक्स होकर एक अलग ही वे में वो कल्चर चला जा रहा था। मीन्स थोड़ा सा यूरोपियन कल्चर का मीन्स तड़का था, और इंडियन सिविलाइजेशन तो हमारा रिच था ही था। तो उस हांडी में जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उसमें थोड़ा सा जो यूरोपियन कंट्रीज़ ने इन्वेट करके जो उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन किया है उस मसाले को, एक ब्यूटीफुल सा कल्चर वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और ये सभ्यता इतनी डेवलप्ड थी कि हर किसी की नज़र, पूरे दुनिया की नज़र इस सभ्यता पर थी कि आखिर इसे एक टाइम पे सबने बारी बारी से इन्वेड क्यों किया। बहुत अच्छी इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की जो ट्रेंड थी, उसको बार बार लोग इन्वेड क्यों करते थे। ये यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर में आप इसी चीज़ को जानेंगे कि हमारा कल्चर कितना ब्रॉड था और कितना इसको लोग पसंद करते थे, और इस कल्चर पे कितने लोगों की नज़र थे। आगे के लाइन में आप देखोगे जब मैं उसको पढ़ूंगी। शुरू करते हैं नेक्स्ट लाइन। द ग्रीक इन्वेडर्स वर फॉलोड बाय साक्स एंड हंस and 100 of other nameless tribes. They all appeared on the scene as victors, but were soon absorbed in the rank of the vanquished। अब देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट, कौन नहीं जानता है उसे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये ग्रीक
इन्वेट करने के लिए आए। इन्होंने किसे फॉलो किया? साक्स एंड हंस को। और यही नहीं, इसके अलावा 100 ऐसे ट्राइब्स हैं जो बारी बारी से इन्वेट करने के लिए इंडिया को आए इन्वेट करने के लिए, और वो जीते भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति में घुल मिल गए और वो खो गए उस संस्कृति में जो अपने कल्चर और सभ्यता के लिए बहुत ही रिच थी। और ये संस्कृति छोटी मोटी संस्कृति नहीं थी, इसने एक बड़े लेवल पे अपनी पहचान बना रखी थी, लेकिन लोगों को ये लगता था कि इसको इन्वेट करने से हमारा कल्चर भी अच्छा हो जाएगा। वो कैसे आए और कैसे उन्होंने ग्रीक्स, साक्स, हंस और भी बहुत सारे ट्राइब्स बारी बारी से आए और उन्होंने हमारी सभ्यता को और भी अच्छा किया। वो तो आए जीतने के पर्पस से, पर क्या वो जीत पाए? नहीं, वो जीते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कल्चर में मिक्स होना। एक होता है जीत कर अपने कल्चर में हमें इन्वॉल्व कर देना, एक होता है जीत तो गए लेकिन हमारे कल्चर में मिक्स हो जाना। इन दोनों के फ़र्क को हम लोग देखेंगे और कैसे हमारे कल्चर को बारी बारी से इन्वेट करके ख़राब करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कल्चर अपने आप में बहुत रिच है और इसे ख़राब करना इतना आसान काम नहीं था। टुडे whatever is Indian, whether it be an idea, a word, a form of art, a political institution or a social custom, is a blend of many different strains and elements. आज के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को दिखा रहे हैं। आज इंडिया क्या है? ये एक आइडिया है, एक वर्ड है, एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, यानी कला का एक बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलता है। हमारे यहाँ मिक्स कल्चर्स हैं। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। और सोशल कस्टम, यानी ये जो कस्टम्स है, इंडिया मतलब रीति रिवाज, इंडिया मतलब वेरिएशन, इंडिया मतलब ट्रेडिशन। और ये जो ट्रेडिशन और कल्चर हमें देखने को मिलता है इज़ अ ब्लेंड ऑफ मेनी डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड एलिमेंट्स। और हम देखते हैं कि इंडिया में वेरियस काइंड्स ऑफ कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, रिलीजन्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, और ये सब मिलके बनाती है एक इंडियन कंट्री यानी इंडिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस डेरिवेशन from many sources and the consequent variety of form and types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the ages. In fact, it is this underlying unity which is one of the most remarkable feature of Indian culture. और इसी की हम बात कर रहे थे, यूनिटी जो सिर्फ इंडिया में ही देखने को हमें मिलती है। कैसे हम इसको बोल सकते हैं कि ये यूनिटी है? क्योंकि यहाँ पे है वेरियस कल्चर है, वेरियस रिलीजन। और हमने शुरू में ही आपको बताया था कि रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, वो डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम यूनाइट हैं। और यूनाइट जो हम रहते हैं, जो ये इंडियन कल्चर की एक पहचान बना था। और ये आज की बात नहीं है, युगों से ये होता आ रहा है, युगों से हम दोस्त बनते आ रहे हैं। और हमने कल्चर को अगर इतना आगे तक बढ़ाया है और जिस तरह से हमारे एंसेस्टर्स ने हमें उसे आगे बढ़ाने में मदद की है, हम ये देखते हैं कि ये कल्चर आगे भी काफ़ी नाम कमा रहे हैं। और एक टाइम पे ऐसा भी था कि इसे बुलबुले हिंद के नाम से जाना जाता था। यानी इंडिया जैसा कल्चर आप पूरे वर्ल्ड में घूम लो, नहीं मिलने वाला है। आगे पढ़ते हैं। कैन bear comparison with the civilization of India, यानी यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम और ड्यूरेशन की बात करें तो एक ऐसी सिविलाइजेशन हमें हिस्ट्री में मिलती है जिससे कुछ हद तक इंडियन सिविलाइजेशन को कंपेयर कर सकता है, वो है चाइनीज़ सिविलाइजेशन। यानी ये भी बहुत विकसित रही है अपने टाइम की। सो एक ऐसी सिविलाइजेशन जो युगों से विकसित होती जा रही है, तो अभी दो का नाम है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। मीन्स चाइनीज़ सिविलाइजेशन में भी वो बात नहीं है जो इंडियन सिविलाइजेशन में। सो अगर हम वॉल्यूम और ड्यूरेशन से कंपेयर कर रहे हैं तो चलो एक और सिविलाइजेशन है जो इंडिया के कंपेयर में एक सिविलाइजेशन खड़ी है। लेकिन फिर आगे जाके बात करते हैं। द एरिया ऑफ द लैंड, द नंबर ऑफ द पीपल, द वैरायटी ऑफ द रेसेस एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर।
यानी जब हम वॉल्यूम और ड्यूरेशन की बात करते हैं तो चलो चाइनीज़ कल्चर है जो इंडिया के कंपेयर में एक सिविलाइजेशन विकसित हुआ, डेवलप्ड हुआ। लेकिन जब एरिया ऑफ द लैंड, नंबर ऑफ द पीपल, वैरायटी ऑफ द रेसेस एंड लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री की बात करें तो ये बड़ी मुश्किल से मैच कर पाता है। द वाइटैलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। और जो वाइटैलिटी यानी वो जो शक्ति, वो जो ताकत इंडियन कल्चर की है वो तो अमेजिंग है, अजूबा है। बहुत ही रिच कल्चर है इंडियन कल्चर, और इसके बारे में पूरी कहानी आप जब आगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियन कल्चर कब शुरू हुआ और किस तरह से विकसित हुआ, कितना इसको इन्वेड किया गया, और इसके बाद भी इसने आज अपनी एक पहचान बना रखी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन स्पाइट ऑफ 1000 vicissitudes it had survived to the modern day। यानी इसमें जिस तरह से इन्वेड हुआ, जिस तरह से उतार चढ़ाव इस कल्चर में भी आए और कैसे ये आज भी सरवाइव कर रहा है। कितनी देखो मज़ेदार ये स्टोरी है कि कैसे आर्यंस आए, साक्स आए, हंस आए, और भी बहुत सारे लोग इस पे आए, मीन्स जो भी यूरोपियन कंट्रीज से जो आए, तो वो बहुत तरह से उन्होंने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करना चाहा। लेकिन ये सारे उतार चढ़ाव में एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती वो ये कि हमारा कल्चर जो वेरियस डाइवर्सिटी और यूनिटी के साथ जो खड़ा रहा वो आज भी किस तरह से सरवाइव कर रहा है। यानी टिल टुडे मैं बोल सकती हूँ कि इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। This has been possible only on account of a sense of Indianness, which imposed unity on all diversity and woven into one fabric of national life, the many strands of different texture, color and quality which have entered here। अब देखो various cultures आ रहे हैं बाहर से भी, different लोग इन्वेड कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो ब्यूटी है, जो इसका जो टेक्सचर है, जो इस फैब्रिक को जिस तरह से बुना जाता है ना, धागे से बनता है फैब्रिक और फिर उसको जिस तरह से बुना जाता है, उसी तरह से हर तरह के, हर कल्चर, हर वैरायटी, हर रिलीजन, हर कास्ट और क्रीड के लोग इसमें आए और सब मिलकर एक हो गए। अलग अलग जगह से भी जो लोग आए, यहाँ हिंदू हैं, यहाँ मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और भी अदर रिलीजन्स के लोग मिल जाएंगे, लेकिन वो सब एक हैं। और वो क्या है? वो है फीलिंग्स ऑफ इंडियननेस। यानी उन सब में एक फीलिंग्स है, वो है भारतीयता की फीलिंग्स। और वो फीलिंग्स इतनी आसानी से नहीं हम में आई है, बल्कि इसके लिए हमारे कल्चर ने, हमारे सिविलाइजेशन के बहुत लॉन्ग टाइम इसको आगे बढ़ाने की हम सब ने बहुत एफर्ट किए हैं। The ancient world threw up fine flowers of civilization in many lands. With the exception of India and China, they are all dead and gone. यानी जितनी भी सभ्यताएं हमें दुनिया में देखने को मिलती हैं, वो सब अगर मैं चाइना और इंडिया को अलग कर दूं, एक्सेप्शन यही होता है कि चाइना और इंडिया के अलावा दे ऑल आर डेड एंड गॉन। यानी वो आई तो, लेकिन वो सभ्यता विकसित नहीं हो पाई, तो वहीं पे वो सभ्यता का अंत हो गया। और ये दो सभ्यता जो इंडिया और चाइना से सभ्यता आगे बढ़ी, यानी इंडियन सिविलाइजेशन और जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन था, वो थोड़ा आगे तक गया। इट इज़ ओनली इन इंडिया, यानी ये सिर्फ इंडिया की ही बात अब यहाँ पे हो रही है। इट इज़ ओनली इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैव ग्रोन एंड चेंज्ड, but never grown or changed at the expense of an underlying unity। अब यही सेम वही बात हो गई कि हम फिर बात वही करेंगे कि हमारा जो बेस है वो है यूनिटी। यानी अंडरलाइन यूनिटी की बात अगर हम करें तो वो जो सिविलाइजेशन है, वो जो इंडिया में जिस तरह से ग्रोन हुआ और जिस तरह से वो आगे की तरफ बढ़ा, वो उसने कभी भी अपनी यूनिटी से समझौता नहीं किया। This has been possible only through the capacity of readjustment exhibited by the Indian society। और ये आज जो हमारा भारतीय समाज है, जो इंडियन सोसाइटी में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं,
तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे सिविलाइजेशन को, एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं जो सब कल्चर में सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर है, और हमारा कल्चर एक डेवलप्ड कल्चर है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वन ग्राउंड ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। अब यहाँ पे बात हो रही है टॉलरेंस की। अब टॉलरेंस क्या है? हमने इससे पहले बात की थी यूनिटी की, यानी हम सब यूनाइट हैं। कैसे? वेरियस कल्चर्स, वेरियस रिलीजन्स, इस सेंस में हमने इसको यूनाइट किया था। अब बात हो रही है टॉलरेंस की। इंडियंस अपने टॉलरेंस के लिए भी जाने जाते हैं। उसमें जितनी सहन शक्ति, सहनशीलता, वो किसी और कल्चर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो दैट हैज़ कैरेक्टराइज्ड इंडियन हिस्ट्री थ्रू आउट द एजेस। यानी जब इंडिया की बात करेंगे और इंडियंस की बात करेंगे तो साथ में दो चीज़ों की बात होगी, यूनिटी की भी बात होगी और टॉलरेंस की भी बात होगी। यानी इंडियन में यूनिटी देखने को मिलती है और उनमें बहुत टॉलरेंस देखने को मिलता है। आगे पढ़ेंगे। लीव एंड लेट लीव हैज़ बिन द पॉलिसी ऑफ द इंडियंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। समटाइम्स दिस हैज़ बिन कैरिड सो फार दैट contrary, if not contradictory, attitudes have been allowed to survive simultaneously. Toleration has led to the sufferance of civil and even indifference to the values of life. This, however, is at worst the defect of a virtue. Such tolerance is perhaps preferable to the fanatic devotion which leads to the denial and persecution of all other values but its own. अब यहाँ पे बात हो रही थी यूनिटी की, टॉलरेंस की, और यहाँ पे बात हुई लीव एंड लेट लीव, यानी जियो और जीने दो। तो जब हम में सहनशीलता है, जब हम यूनाइट हैं, तो वाई नॉट, और हम में वो सिविक सेंस है, हम समझते हैं, वैल्यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ों को जो हमें दूसरे कल्चर में देखने को नहीं मिलती हैं, और इसी टॉलरेंस को आगे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं जो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनपुट करते हैं। सो जब कभी भी हम किसी सभ्यता की बात करते हैं तो हमें ये दो चीज़ की कमी दिखती है। वहाँ पर लीव एंड लेट लीव का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ पे कॉन्सेप्ट है मैंने किस तरह से अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे यहाँ कंसेप्ट मैं का नहीं है, हम यहाँ पे हम बन चुके हैं, हम यानी यूनाइट हो चुके हैं। जब कभी भी हम देखते हैं, हम बात करते हैं, किसी भी धर्म की बात होती है यूनाइट की, यानी अगर हम बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो ये है मैं, लेकिन ऐसा हम बोलते नहीं। हम क्या बोलते हैं? हम इंडियन हैं, वी आर इंडियंस। सो ये जो टॉलरेंस, ये जो पेशेंस हमें इस सभ्यता ने दिया है, ये किसी और सभ्यता में हमें देखने को नहीं मिल सकता। Throughout the changes of Indian history, we therefore find a spirit of underlying unity, which informs the diverse expressions of its life. But the unity was never a dead uniformity, a living unity never be. फिर यहाँ पे जितने historical changes हमें time to time देखने को मिले, उसमें वो जो आत्मा थी वो यूनिटी की ही आत्मा थी, और उसे हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस में, यानी वेरियस एक्सप्रेशंस में हमने देखा। डेड यूनिफॉर्मिटी की बात हो रही है, जहाँ पे एक निर्जीव एकता की बात हो रही है जो हमारे यहाँ कभी भी नहीं थी। अ लिविंग यूनिटी नेवर इज, यानी एक सजीव आत्मा था हमारा। जिस तरह से हम कल्चर को आगे बढ़ा रहे थे, वो निर्जीव नहीं था, वो सजीव था, फुल ऑफ वर्च्यू, फुल ऑफ टॉलरेंस, फुल ऑफ स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन के डिफरेंसेस को, क्योंकि नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें यही देखने को मिलता है कि इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन कैसे एक दूसरे से डिफर करते हैं। तो देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। द टर्म कल्चर इज अ लैटिन ओरिजिन ऑफ द वर्ड कल्टस, विच रेफर्स टू कल्टिवेटिंग समथिंग। सिविलाइजेशन के लिए द टर्म सिविलाइजेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड civis, which indicates someone who resides in a town. Culture is the mind and soul of a society.
कल्चर एक समाज का माइंड है, सोल है यानी आत्मा है। वहीं पे सिविलाइजेशन इज़ द बॉडी ऑफ अ सोसाइटी। सिविलाइजेशन क्या है? वो समाज का शरीर है। यानी माइंड और सोल अगर कल्चर है तो शरीर आपका, सोसाइटी का शरीर जो है वो है सिविलाइजेशन। कल्चर इज़ व्हाट वी आर, यानी जो हम हैं ये है हमारा कल्चर। एंड सिविलाइजेशन इज़ व्हाट वी हैव या व्हाट वी पॉजेस, यानी जो हम रखते हैं, जो मेरे पास है वो है सिविलाइजेशन। कल्चर इज़ इंटरनल और सिविलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल, यानी जो आपके अंदर होता है, जो आत्मा में होता है वही तो इंटरनल है, तो वो है कल्चर। और एक्सटर्नल यानी कहीं से भी हमने बोरो कर लिया या जो भी चीज़ें हमारे पास हैं उससे हम बता देते हैं कि इनका सिविलाइजेशन, या जो भी उस टर्म में हम यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट वी पॉजेस सो इज़ एन एक्सटर्नल थिंग्स। कल्चर इज़ एन एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ एंड गोल्स, यानी जहाँ पे वैल्यूज़ की बात होगी, गोल्स की बात होगी तो बात होगी कल्चर की। वहीं पे सिविलाइजेशन के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स। तो जहाँ पे टूल्स और टेक्निक है, आगे इसको बताएंगे हम, तो वो है सिविलाइजेशन। कल्चर कैन बी रिफ्लेक्टेड इन आर्ट, नॉलेज, म्यूज़िक, लिटरेचर, कस्टम्स, मोरल्स एंड सो ऑन। यानी जितनी चीज़ें हमें आर्ट, नॉलेज, म्यूज़िक, ये जो चीज़ें हैं ये हम कहीं से बाय नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें इनबिल्ट हैं। तो जो इनबिल्ट चीज़ें हैं, जो मोरल्स, वैल्यूज़ जो हमारे पास होती हैं, वही हमारे कल्चर को डिफ़ाइन करती है। वहीं पे हम सिविलाइजेशन को देखेंगे, इट कैन बी सीन इन इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर एंड सोशल अरेंजमेंट। अब जिस तरह का सिविलाइजेशन है उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। पुराने ज़माने में जैसा हमारा सिविलाइजेशन था, चाहे वो इंडस वैली हो या हड़प्पा हो या कालीबंगा हो, जो भी सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो था, तो उसके आर्किटेक्चर से हम उस सिविलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। अभी जितना एक्सकेवेशन हो रहा है, आज भी होता है, लोथल की तो आज भी खुदाई चल रही है, और उसमें से जो चीज़ें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, उससे हम उस सिविलाइजेशन के बारे में जान पाते हैं। पर क्या उस टाइम के मोरल्स या वैल्यूज़ हमें देखने को मिल सकते हैं? वो नहीं मिलते हैं। लेकिन हाँ, उनका जो सेंस है, जिस तरह से वो आर्किटेक्चर बना हुआ होता है, वो शो करता है कि उस वक्त का कल्चर क्या रहा होगा। समझ में आ रहा है? कल्चर इज़ द एफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जो सिविलाइजेशन फ्लोरिश हो जाता है वो ही हमारा कल्चर बन जाता है, और जिस तरह से हम उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेते हैं, हमारा सिविक सेंस जिस तरह से उसको लेता है अपनी लाइफ में, वो हमारा कल्चर बन जाता है। सिविलाइजेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। और ये जो कल्चर के कंडीशन को क्रिएट करने का काम कौन करता है? तो सिविलाइजेशन करता है। लेकिन ये कैसे करेगा? ये उस सोसाइटी से पता चलता है कि इस सोसाइटी में किस तरह से लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या सोशल अरेंजमेंट लोगों ने किया हुआ है रहने के लिए। इस तरह से हम उनके सिविलाइजेशन को जज कर पाते हैं। यानी कल्चर जो है वो बेसिक है, वो की है, वो नींव है। कल्चर कैन इवॉल्व एंड फ्लोरिश विदाउट सिविलाइजेशन, यानी अगर एक सिविलाइजेशन नहीं भी है तो भी हम एक कल्चर को फ्लोरिश कर सकते हैं। अब सोचो वो सिविलाइजेशन जो ख़त्म हो गई, डेड हो गई, और जिसका आज नामो निशान मिट गया हो, क्या वहाँ कोई कल्चर नहीं है? वहाँ भी कल्चर है, लेकिन उस सभ्यता का नाम मिट चुका है, यानी वो अब डेड सिविलाइजेशन बन चुकी है। वहीं पे हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन कांट ग्रो एंड एग्जिस्ट विदाउट कल्चर। आप सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर क्या करेंगे अगर वहाँ पे कोई कल्चर ही नहीं देंगे तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि कल्चर कैन फ्लोरिश विदाउट सिविलाइजेशन, बट सिविलाइजेशन कांट फ्लोरिश और ग्रो विदाउट कल्चर। ठीक है, अब हम जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये बात और डीपली समझ में आएगी। अभी हमने जाना कल्चर और सिविलाइजेशन के डिफरेंसेस को, और यही हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा। तो पढ़ते हैं उस पैराग्राफ को। Unity and universality must belong to any culture that is true and vital. Now, culture is a concept
which can't be simply or unitarily defined. There is no single character or mark which can be regarded as the essence or distinctive feature of culture. यानी कल्चर को अलग से डिफाइन नहीं किया जा सकता. क्या मोरल्स एंड वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं. इसी डिफरेंस को मैंने, वो डिफरेंसेस जब आप देख रहे होंगे उसमें मैंने बताया. तो मोरल्स एंड वैल्यूज़ की जब बात होती है तो हम बात करते हैं किसी भी जगह के कल्चर की बात करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. इट इज़ ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ वैरिंग इम्पॉर्टेंस एंड वाइटैलिटी. If we attempt to differentiate between culture and civilization of life, which makes civil society possible. Civic sense कहाँ से आता है? Civic sense आता है कल्चर से. जिस तरह से हमारा born and brought up होता है, जिस तरह से हमें हमारा ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन किया जाता है, वहाँ से हमें आता है सिविक सेंस. और यही हमारे कल्चर को आगे की तरफ ले जाता है. क्यों हमारा कल्चर इतना रिच है? इसी वजह से. ये इतना इम्पॉर्टेंट, ये इतना वाइटल है, ये इतना रिच है कि जितनी भी दुनिया में सभ्यता बनी और जितनी भी कल्चर्स को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं, सो इंडियन कल्चर को सबसे ऊपर हम इसी वजह से देखते हैं क्योंकि इट हैज़ अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस. कल्चर ऑन द अदर हैंड इज द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट. अब देखो किस तरह से हम कल्चर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो अभी वन बाय वन दिखेगी. लैंग्वेज एंड आर्ट, यानी ये दो चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा कल्चर कैसा है. आप पेंटिंग्स देख लो या आप जिस भी भाषा में आप बात करते हैं उस भाषा से पता चल जाता है कि अच्छा ये वहाँ का कल्चर है. उसी तरह से थ्रू फिलॉसफी एंड रिलीजन, थ्रू सोशल हैबिट एंड कस्टम्स एंड थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस. यानी ये जो चीज़ें हैं ये डिफाइन करती हैं कल्चर को. कल्चर्स में यही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. हमारी हैबिट, जो भी सोशल हैबिट्स हैं, कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज. जब हम लोग किसी धर्म को कैसे परख लेते हैं कि हाँ ये जो है वो मुस्लिम धर्म का, ये जो हिंदू धर्म का, क्योंकि वो या तो उसका पहनावा वैसा होगा, या तो उसकी भाषा वैसी होगी, या फिर उसका खान पान, जिस भी तरह से वो जो जिस तरह के कुजीन्स को वो यूज़ कर रहा होगा उससे पता चलता है. उसकी लैंग्वेज से भी हम पता कर सकते हैं कि अच्छा आप इस कल्चर से बिलोंग करते हैं. सो ये है कल्चर. आगे देखते हैं. नॉट वन ऑफ देम इज सेपरेटली कल्चर. यानी कोई अकेला कोई कल्चर नहीं हो सकता. सिर्फ लैंग्वेज एक कल्चर हो सकता है? नहीं. क्या सिर्फ आर्ट एक कल्चर हो सकता है? नहीं. बट कलेक्टिवली दे कंस्टिट्यूट द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ which we describe as culture. Culture is the efflorescence of civilization. इसी बात पे बोला गया है क्या कि जब ये साथ में मिलते हैं, लैंग्वेज, आर्ट, वैल्यूज़, मॉरल्स, ये जब चीज़ें साथ में मिलती हैं, सो टुगेदर दे फॉर्म अ कल्चर. तो यही हमारे कल्चर की खूबसूरती भी है. सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर. हमने इस पे बात की थी कि वो कल्चर के कंडीशंस को क्रिएट करता है, मतलब वो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी की तरह काम करता है. देयरफॉर बी नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन. अभी हमने बोला था ये बात कि देयर इज नो कल्चर विदाउट सिविलाइजेशन, बट देयर मे बी सिविलाइजेशन विच हैव नॉट येट डेवलप्ड देयर कल्चर. यानी ऐसा बहुत सारे सिविलाइजेशन है जहाँ अभी कल्चर डेवलप्ड नहीं हुआ है. परहैप्स what is more often the case is that there are civilized people among whom only a small section have achieved culture. यानी बहुत सारे ऐसे civilized people आपको मिलेंगे जो उसका एक बहुत छोटा सा सेक्शन है जिसने कल्चर को अचीव किया है. We have therefore had and still have races and nations. यानी अभी भी कई जातियाँ हैं, कई देश हैं that are civilized. वो सिविलाइज्ड हो चुके हैं. बट एक्सेप्ट फॉर इंडिया वी हैव नॉट येट हैड एनी नेशन और रेस दैट कुड बी रिगार्डेड एज कल्चर्ड इन ऑल इट्स सेक्शंस एंड क्लासेस. फॉर हियर इन इंडिया कल्चर इज ऑलमोस्ट एज एक्सटेंसिव एज सिविलाइजेशन. यानी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ सिविलाइजेशन है तो कल्चर नहीं, कल्चर है तो सिविलाइजेशन नहीं. लेकिन इन इंडिया व्हाट वी सी
यहाँ पे कल्चर भी है और सिविलाइजेशन भी है। बहुत एजेस से, यानी थ्रू आउट द एजेस वो सिविलाइजेशन चला आ रहा है। और इंडियन सिविलाइजेशन एक रिच सिविलाइजेशन है जिसमें वैरायटीज़ ऑफ जो पीपल एग्जिस्ट करते हैं। सो ये जो टुगेदर दे मेक अ कल्चर, और इसी कल्चर और सिविलाइजेशन की बात जब हम करते हैं तो बात करते हैं इंडिया की, इंडियननेस की, यानी जहाँ पे भारत है और भारतीयता है। तो यही है हमारा कल्चर और यही है हमारा सिविलाइजेशन। द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, यानी अब तक हम लोग बात कर रहे थे इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर की। अब देखते हैं, क्योंकि आर्यंस आए तो थे यूरोपियन कंट्रीज से ही, सो उनको देखते हैं कैसे आगे डिफाइन किया गया है कल्चर और सिविलाइजेशन को। द एक्सपीरियंस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज गिव्स अस cases of civilization without culture. In India, on the other hand, even the casual tourist has observed that the difference between the masses and classes is not one of quality and can be explained in terms of information and opportunity. It is often otherwise in Europe. यानी जो चीज़ें हम इंडियन कल्चर में हम लोग देख रहे थे, मासेस और क्लासेस, यानी इन दोनों में जनता और जो क्लासेस है यानी जो क्वालिटी है, वो जो इंडियन कल्चर में हम देख रहे थे वो कल्चर यूरोपियन कल्चर में या यूरोपियन कंट्रीज में बिल्कुल भी देखने को हमें नहीं मिलता है। इट इज़ ऑफन अदरवाइज इन यूरोप। देयर द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज एट टाइम्स सो ग्रेट दैट इट हैज़ शेकन द फेथ ऑफ द मोस्ट फर्वेंट ऑफ डेमोक्रेट्स। यानी ये जो हमारा फेथ है, ये जो हमारी क्वालिटी है, इसने डेमोक्रेट को भी हिला कर रख दिया है। यानी ये जो मासेस और क्लासेस की जो क्वालिटी इंडियन सिविलाइजेशन है जिस तरह से मेंटेन किया है, हमारे जो डेमोक्रेट्स के चाहने वाले जो होंगे, जो डेमोक्रेट्स को पसंद करते होंगे, उनको ये कल्चर इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सो किस तरह से इंडियन कल्चर और यूरोप का कल्चर डिफरेंट है, किस तरह से इंडिया और यूरोप कंट्रीज जो है वो डिफरेंट है, यानी हमसे बिल्कुल अपोजिट यूरोप की कंट्री है। आगे देखते हैं। द रिमार्केबल फिनोमिनन कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। अब देखो यही है एकता और निरंतरता, यानी जिस तरह से हमारा सिविलाइजेशन थ्रू आउट द एजेस, वर्षों से और हम कह सकते हैं कई युगों से चला आ रहा है, उस कंटिन्यूटी को हमने आगे भी अपना नेक्स्ट जनरेशन को, जैसे कहते हैं ना, पास ऑन किया हुआ है। सो इंडियन कल्चर के बारे में ये बहुत अच्छे से हुमायूं कबीर ने इसको डिफाइन किया है। यूनिटी इज इन वन सेंस द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल कल्चर। यानी अगर हम अदर कल्चर की भी बात करें सो वहाँ पे यूनिटी देखने को मिल जाती है। What especially distinguishes the culture of India is its unbroken continuity। यानी यूनिटी को किस तरह से अनब्रोकन कंटिन्यूटी, यानी वो यूनिटी हर दौर में, हर युग में देखने को मिले, ये सारे कल्चर में हमें नहीं मिल पाता है। तो यहाँ की जो अनब्रोकन कंटिन्यूटी है, जो ये निरंतरता है, जो ये यूनाइट है, जो ये कंटिन्यूटी हमें इंडियन कल्चर में जिस तरह से मिक्सअप हो चुकी है, वो दूसरे कल्चर में इसका बिल्कुल भी जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। Here there have been no violent or sudden breaks। यहाँ कोई वॉलेंट नहीं है, कोई ब्रेक नहीं। ब्रेक क्या होता है? जब हम लोग किसी चीज़ में बीच में ब्रेक लगाते हैं या किसी चीज़ को बीच से रोकते हैं। तो जिस तरह से हमारा कल्चर हमें पास ऑन हुआ, हम उसे आगे लेकर आए, यानी कोई सडन ब्रेक नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी a steady growth and extension of culture which has gradually permeated every class and section of society। लेकिन इसके अपोजिट हम दूसरे कल्चर्स में क्या देखते हैं कि वहाँ बहुत स्टीडी ग्रोथ है, मतलब धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहा है। पता नहीं वो कल्चर डेवलप्ड होगा भी कि नहीं होगा। उन्होंने अपने कल्चर को बचाने की क्यों नहीं कोशिश की, सभ्यता को बचाने की यानी सिविलाइजेशन को बचाने की क्यों नहीं कोशिश की। हमारी कोशिश, हमारी यूनिटी, और क्या था? हमारा
टॉलरेंस। और क्या था, हमारा जो अनब्रोकन कंटिन्यूटी है, यानी हमने बात की यूनिटी की, टॉलरेंस की और अनब्रोकन कंटिन्यूटी की। ये जो अंडरलाइन यूनिटी है, ये जो हमारा बेस है, ये जो हमारा की है, ये किसी भी क्लास, किसी भी सेक्शन में हमारी सोसाइटी में देखा जा सकता है। यही है हमारा यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। और हमने यहाँ कल्चर और सिविलाइजेशन दोनों को बहुत अच्छी तरह से देखा। तो चलो इस चैप्टर को हम समराइज करते हैं एक बिल्कुल अनोखे अंदाज में। हम बात कर रहे थे कल्चर की और सिविलाइजेशन की। तो सिविलाइजेशन, 2-4 मेन सिविलाइजेशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन एंड लोथल सिविलाइजेशन। और भी बहुत सारे हैं सिविलाइजेशन जिनको आप हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिविलाइजेशन है और उसी के अंदर ये हड़प्पा, मोहनजोदारो और लोथल आता है। लोथल के बारे में कहा था कि इस पे आज भी इसकी खुदाई चल रही है और कुछ ना कुछ एक्सकेवेशन में सामान मिलता है और जो उस टाइम की सभ्यता को बताता है कि वो सभ्यता कितनी विकसित थी। तो वो जो चीज़ें खुदाई से हम लोगों को मिलती हैं वो उस सभ्यता के बारे में हम लोगों को बताती है कि चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना रिच था, उसकी हम लोग वो जो आर्किटेक्चर से हम लोग उसको समझते हैं, किस उस तरह का मकान और जो नालियाँ बनी हुई थी, जिस तरह से वो लोग स्नान गृह जो बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, ये सब बनाया होता है। ये सब उन लोगों का इतना डेवलप्ड था कि आज भी हम लोग उस सभ्यता को, मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखकर कह सकते हैं कि ये बहुत रिच सिविलाइजेशन था। और इसको हम एक मैप के थ्रू देखते हैं। ये है इंडिया, जो पहले, अभी तो खैर इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए हैं, लेकिन ये पहले जब एक था तब ये था पूरा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होता है जम्मू एंड कश्मीर से, फिर आप हड़प्पा के लिए आप चले आइए यहाँ पंजाब, और ये यहाँ वाला पंजाब नहीं हमारा, ये जो एक पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है वो हो गया। फिर मोहनजोदारो के लिए हम आ जाते हैं, फिर पाकिस्तान, ये वहाँ की सिविलाइजेशन जो अभी पाकिस्तान के हिस्से है। और फिर ये लोथल सिविलाइजेशन है जो गुजरात का है। एक और सिविलाइजेशन है जो राजस्थान में है, कालीबंगा जिसको बोलते हैं। तो ये सारी सिविलाइजेशन जो है तो इंडस सिविलाइजेशन के ही पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। तो अगर आप ध्यान से इस सिविलाइजेशन को देखेंगे तो ये है जम्मू एंड कश्मीर, फिर ये गुजरात, तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आता है। और यहाँ ये जो पंजाब पाकिस्तान वाला है, वहाँ से जब हम इधर आते हैं तो ये फिर एक लाइन ये बनाता है। यानी इसको अगर हम लाइन को आपस में मिलाते हैं, यानी जम्मू कश्मीर से इसको मिलाते हैं, फिर यहाँ वो पंजाब लेते हैं, फिर गुजरात, और फिर इस तरह से वापस हम लोग राजस्थान होते हुए जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं। तो आप गौर कीजिए, ये एक डायमंड का शेप बनाता है। देखिए बन रहा है डायमंड शेप, और ये डायमंड शेप ही ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिविलाइजेशन, क्योंकि ये इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन पे बेस्ड ये स्टोरी थी। तो हमने बस एक छोटी सी झलक आपको सिविलाइजेशन के बारे में दी। और अब बात करेंगे कल्चर की। तो इंडियन कल्चर इतना ब्रॉड है कि इसको एक छोटे से डायग्राम से या इतनी छोटी सी पिक्चर से हम नहीं समझ सकते, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि कुछ चीज़ों को आपके सामने मैं दिखा पाऊँ। सो देखिए, ये है सिंबल्स जो प्रतीक माने जाते हैं। ये हमारे सिंबल्स आप देख पा रहे हैं, चाहे वो फ्लैग है, कमल है, बरगद का पेड़, ये सारे सिंबॉलिक चीज़ें हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इंडियन फ्लैग्स, हर कंट्री का अपना एक फ्लैग होता है, तो इस फ्लैग को देखते ही हमें पता चल जाता है ये तो सिंबल है इंडिया का। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ के फेस्टिवल्स को देखते हैं। और इंडिया तो भाई इंडिया है तो फेस्टिवल्स हैं। इंडिया में जितने फेस्टिवल्स होते हैं, मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी इतने फेस्टिवल्स होते होंगे। तो ये है फेस्टिवल्स, और इंडिया इज नोन फॉर इट्स फेस्टिवल्स। यहाँ जितने तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, दुनिया के किसी कोने में इतने फेस्टिवल्स नहीं होते, और ना तो इतने धर्मों के लोग ये फेस्टिवल्स मनाते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है दुर्गा पूजा, यहाँ हो रही है, दुर्गा जी की पूजा हो रही है, यहाँ मना रहे हैं ईद। और यहाँ
त्योहार की तैयारी गुरु पर्व की, और ये है गणेश चतुर्थी। और यहाँ क्या है, ये तो है सैंटा, और इसे कौन नहीं जानता। सो यहाँ है क्रिसमस की तैयारी, ये है इंडियन फेस्टिवल्स। और अब कुजीन को लेते हैं। कुजीन को देखते ही आ रहा है मुंह में पानी, क्योंकि यहाँ है बहुत सारे इंडियन कुजीन्स। आप देख सकते हैं, जलेबी है, लस्सी है, और भी बहुत सारे कुजीन्स देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स की तरफ जाते हैं। ये है बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स इंडिया के। सो इंडिया इन सारी चीज़ों के लिए, अगर मैं एक जलेबी बोल दूं तो सभी को समझ में आ जाता है कि किसी इंडियन स्वीट डिश की बात हो रही है। उसी तरह से कुछ मॉन्यूमेंट्स जो बहुत मशहूर हैं, जंतर मंतर है, इंडिया गेट है, और भी बहुत सारे हैं, जामा मस्जिद है, या जो मंदिर हैं इंडिया में, और गुरुद्वारा है। तो इन चीज़ों से हम इंडियन कल्चर को डिफाइन कर सकते हैं। आगे हम जाते हैं, भारत रत्न, ये एक बहुत ऑनर के लिए दिया जाता है, इंडियन लोगों को दिया जाता है भारत रत्न, जिसे पाकर एवरीबडी कैन फील ऑनर्ड कि हाँ, मुझे भारत रत्न मिला है। तो ये इंडिया का एक गौरव है, और जिन लोगों को भी ये मिला हो, ऑब्वियस है कि उन्होंने इंडिया के लिए बहुत सारे काम किए होंगे, और तभी उन्हें ये भारत रत्न मिला है। और ये नेशनल एंथम है, जो हम लोग को सबको पता है, जन गण मन अधिनायक जय है, और हम सब ये हमेशा गाते हैं। हमारे स्कूलों में भी होता है, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो भी मोमेंट आता है जहाँ पे हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उन कंट्री को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं, सो हम वहाँ नेशनल एंथम गाते हैं। सो ये सारी चीज़ें मिला जुलाकर बनती है एक कंट्री। और वो कौन सी कंट्री है, ये देखिए, ये है आपका पिक्चर, ये है हमारा इंडिया, हमारा भारत। सो ये तो बस एक झलक है, एक ग्लांस है इंडिया का। इंडिया बहुत सारे स्टेट्स की अलग अलग पहचान हम इस इंडियन कंट्री में देख पाते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, आसाम हो, तमिलनाडु हो, वॉट एवर, एवरी स्टेट इज यूनिक। और ये सारी जो यूनिकनेस है वो हमें बनाती है इंडिया। और वी आर प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। जब हम लोग इस देश का पार्ट है तो हम अपने आप में एक गौरव फील कर सकते हैं कि हम इंडियन हैं। और यही है पूरा इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सो इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंडिया की कंट्री, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो विकसित होता हुआ जो समाज आगे की तरफ बढ़ा है, उसकी संस्कृति इस पूरे इंडिया में हमें देखने को मिल जाती है। तो ये पूरी झलक, पूरी संस्कृति की झलक इंडिया के कोने कोने में पहुंची हुई है। Telekovic ka na rin. Yan na.
नमस्कार। आप शिक्षकों द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा से आज लाखों विद्यार्थी इनोवेशंस कर रहे हैं। उन सभी को इंस्पायर अवार्ड्स मानक में हिस्सा लेने प्रोत्साहित कीजिए। करना है इतना कि आपके विद्यालय के 6ठी से 10वीं कक्षा के छात्र और छात्राएं साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज आपके पास जमा करें, ताकि वो DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। 1 लाख छात्रों को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। फिर छात्र डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पर अपने इनोवेशंस को दिखाएंगे, फिर प्राइजेस और सम्मान पाएंगे। तो आज ही अपने स्टूडेंट्स को हिस्सा दिलवाएं इंस्पायर अवार्ड्स मानक में। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।